सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सारू। चलिए बच्चों, आज जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पहला पाठ बरसते बादल, इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। पहला इस वीडियो में वर्षा ऋतु के संबंधित कुछ विषय, वर्षा से मौसम जो होता है, वातावरण जो होता है, कैसे होता है उनके बारे में, और प्रकृति की जो सुंदरता होती है। प्रकृति यानी हमारा मन में इस तरह से एक पिक्चर आ जाता है, सामने एक चित्र आ जाता है। प्रकृति का नाम सुनते ही, नेचर का नाम सुनते ही पहले हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बाद में चिड़िया, उसके बाद जानवर और बड़े बड़े पहाड़, साथ ही साथ नदी। इस तरह हमारे मन में एक छोटी सी जो चित्र जो दिखाई देता है, तो उसी के अंतर्गत दिखाई देता है। सूरज भी दिखाई देता है, क्योंकि बचपन में हम क्या करते पता है ना, जैसे प्रकृति के जो सुंदर चित्र बनाए, जैसे कोई भी पूछे आप लोगों से, इस तरह से आप एक सुंदर सा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। सूरज का उतार देते इस तरह से, और यहाँ पर पेड़ पौधे जो हरा भरा इस तरह से, और नदी यहाँ पर। तो ये जो है प्रकृति की जो सुंदरता दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पर बड़े पहाड़ की श्रेणियाँ जो है, और साथ ही साथ सूरज और पेड़ पौधे, नदी, इससे क्या होता है, हमारा मन में एक ऐसा विचार आने लगता है कि मन उल्लासित के साथ साथ मन में एक नई उत्साह भी आ जाता है। तो ये इस विषय को लेकर, ये भावनाओं को लेकर इस पाठ में प्रकृति की सुंदरता कब बढ़ती है? वर्षा से बढ़ती है, सही ना। जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधों में जो नए पत्ते लगने लगते हैं, और नदियाँ बहने लगते हैं। पशु पक्षी जो है उनको जो चारा चाहिए इनसे मिल जाता है। जैसे बारिश होते ही क्या उगता है, तो मतलब होता है फसल, नहीं तो यहाँ घास सब उगने लगता है। तो पशुओं में एक नई चारा मिल जाता है, तो आराम से खा के हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और कीड़े मकोड़ों को खाकर पशु पक्षियाँ जो भी हो, यहाँ पर प्रकृति में रहने वाले हर जीव संतुष्ट होता है, कारण वर्षा। तो इस मुद्दे को लेकर कवि ने एक सुंदर कविता प्रस्तुत किया है हमारे 10वीं कक्षा के अंतर्गत। इस कविता का जो आप लोग जानते हैं, इस कविता के जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, और उनके विचारों में, उनके मन की जो भावनाओं में वर्षा ऋतु के बारे में पाठ में के अंतर्गत दिया गया है 10वीं कक्षा के अंतर्गत। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर रूप से, सुंदर ढंग से उन्होंने जो वर्णन किया है इस पाठ में। साधारण मतलब होता है, जो हिंदी जो ना जानते हैं लोग भी आराम से, आसानी से समझ सकते हैं, सरल शब्दों में, और भाव जो है इसका निगूढ़ भाव दिया गया है। बहुत मतलब होता है, सुनते ही हमारे मन को अच्छा लगने लगता है। हर एक व्यक्ति के मन में जो विचार होता है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया दिया है। हर पाठ जो 10वीं कक्षा के अंतर्गत, जो हर पाठ में पहला उन्मुखीकरण, उसके बाद उद्देश्य, विषय, और मतलब होता है विशेष जो विधा विशेष हो, कवि परिचय हो, और विषय प्रवेश हो, बाद में पाठ, भाषा की बात, प्रश्न उत्तर, इस तरह एक एक मुद्दा दिया गया है। तो पहला जो मुद्दा दिया गया है उन्मुखीकरण। हर पाठ में उन्मुखीकरण जो होता है, उसके अंतर्गत एक गद्य और एक पद्य दिया जाता है जो हम नहीं जानते हैं। उन्हें हम कहते हैं अपरिचित पद्य या अपरिचित गद्य। पाठ के अनुसार, अगर पाठ कविता पाठ है तो बराबर कविता दिया जाएगा, अगर जो पाठ गद्य भाग है तो गद्य भाग दिया जाएगा ऊपर। तो उनमें से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ना, हमें परीक्षा में आने वाली जो वार्षिक परीक्षा में इसके जैसे ही अपरिचित पद्य अपरिचित गद्य दिया जाता है,
परीक्षा पत्र में। तो वहाँ एक तरह की हमारे मन में ऐसे कौशल बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर दिया जा रहा है अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। हर पाठ का पहला जो विषय है वही है उन्मुखीकरण। आज हम उन्मुखीकरण से शुरू करेंगे। मैंने अब तक जो बताया था, ये जो पाठ है 10वीं कक्षा के अंतर्गत दिया गया जो पाठ है वो पाठ है बरसते ये जरूरी नहीं है ऐसा लिखेंगे, बरसते बादल है। इस तरह जो पाठ यहाँ पर दिया गया है, पाठ को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है बादल है, ये क्या है बेटा? ये बादल है। काले बादल। पहला हम क्या करना है? नहीं, चित्र नहीं बनाना है, बस देखना है उन्मुखीकरण में क्या पद दिया गया है, उस पद को समझने का प्रयत्न करना है। बाद में नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रयास करना चाहिए। बस उन्मुखीकरण में एक छोटा सा पद्य दिया गया है, उस पद्य को मैं पद्य के रूप में गाऊंगा, बाद में आपको समझा दूंगा। क्या गाती हो किसे भुलाती, बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो किसे भुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। इस तरह से एक छोटा सा पद्य दिया गया है। वही साधारण रूप से अगर देखा गया, हम हमेशा क्लास में 2 तरह के बता देते हैं गाने के रूप में, साधारण रूप में। आज मैं वही दूसरी जो भाग है अपनी रेगुलरली हम जो बोलते हैं, क्या गाती हो किसे भुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। इस तरह से एक छोटा सा पद्य दिया गया है। तो इस पद्य के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है? क्या गाती हो किसे बुलाती। क्या गाती हो मतलब बहुत बढ़िया से वो गाती, किसे बुला रही हो। बतला दो कोयल रानी, बता दो हमें, बता दीजिए कोयल। किसे उन्होंने बताया जा रहा है यहाँ पर? कोयल के बारे में, वो उस पंछी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। कोयल जो होती है तो उसकी जो विशेषता है, बहुत बढ़िया सा गाना तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी कहकर यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यासी धरती देख मांगती मतलब होता है धरती माँ प्यासी से वो देख रही है। धरती माँ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, वो पानी के लिए तड़प रही है। हो क्या मेघों से पानी, तो मेघों से जो पानी मिलता है धरती माँ उससे संतुष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से धरती माँ को जो प्यास बुझाने वाला कौन है? मेघ है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देख लीजिए बेटा, 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, मीठे गीत कौन गाती है। तो मीठे जो गीत है कौन गाती है यहाँ पर बताया, मतलब तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मीठे गीत गाने वाला कौन है? यहाँ कोयल है।
कौन है मीठे गीत गाने वाला कौन है? तो ये जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ कहकर कोयल कहकर, पर परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। परीक्षा में वाक्य का निर्माण करना चाहिए। कैसे? देखिए, मीठे गीत कौन गाती है, जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कौन गाती है, तो कौन की जगह इसे खाट कर इसे निकाल कर, क्योंकि यही प्रश्न वाली शब्द जो है इसे निकाल कर कोयल शब्द यहाँ पर जोड़ना है। फिर उसी तरह जो वाक्य था प्रश्न के अंतर्गत, मीठे गीत गाने वाले कौन है, तो गाने वाली कोयल है, तो गाने वाली कोयल है। इस तरह से हम वाक्य का निर्माण करना है। मीठे गीत कोयल गाती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? ये जो पानी है ना, ये किसके लिए मांगती है? क्योंकि यहाँ पर धरती माँ जो है वो पानी के लिए तरस रही है, वो पानी के इंतज़ार में है, तो कोयल पानी धरती माँ के लिए वो मांग रही है। इस तरह से हम बता सकते हैं। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? मैंने जो पाठ पढ़ाने से पहले आप लोगों को जो समझाया था, ये जो बादल होती हैं, तो बादल उनसे क्या होता है? वर्षा होती है। वर्षा से क्या होता है? जो धरती माँ की जो प्यास बुझाती है, और साथ ही साथ धरती के ऊपर जो है हरियाली छा जाता है। हरियाली छा जाने का एक ही कारण है वर्षा। और उससे क्या होता है? घास उगता है, पेड़ पशु पक्षियाँ जो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो यहाँ जो है बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं, जो मैंने बताया था, तो वर्षा से ही प्रकृति में नई जो हरापन जो है, हरियाली जो है दिखाई देने लगता है। तो यहाँ जो दिया गया है उद्देश्य, दूसरा मुद्दा क्या दिया गया है? उद्देश्य। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना, इस पाठ देने का मुख्य उद्देश्य वो ये है। और प्रकृति की सौंदर्य जो होता है, प्रकृति की मैंने अभी जो बताया था, वर्षा से क्या होती है? जो प्रकृति में मतलब हर एक कण में, मिट्टी के हर एक कण में तृण उगता है, मतलब घास उगता है, हरियाली छा जाता है। अपना आंख मतलब किस ओर देखते हैं तो उस ओर पूरा सुंदर ही सुंदर, हरियाली हरियाली, तो हमारा मन में इस तरह से विचार आने लगता है, तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है। सूखे पत्तों को कोई पसंद नहीं करते हैं, जो हरा पत्तों को सब लोग पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है जो हरियाली, हरा रंग जो है प्रकृति में छा जाता है, उससे प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है। वर्षा होने से क्या होता है? जो पहले जो चित्र मैंने उतारकर मैंने जो बताया था, उसके अंतर्गत जो है नदी के बारे में बताया था। नदी का पानी से क्या होता है? पशु पक्षी जो पीकर तो तंदुरुस्त शक्ति पाते हैं। साथ ही साथ इन पानी से, वर्षा की जो बूंदों से, जो पानी से, तो हर जगह घास उगता है, पशुओं की चारा जो मिल जाता है, तो नई शक्ति उन्हें आ जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना है। सौंदर्य बोध के साथ साथ मनोरंजन का भी यहाँ पर बताया जाता है हर एक इस कविता से। विधा विशेष, बरसते बादल कविता पाठ है। देखिए हर पाठ जो है इकाई एक है, एक कविता पाठ है। कैसा पाठ है बताइए? कविता पाठ है, मतलब होता है पद्य पाठ। इसका लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। दो जो है यहाँ जो कविता दी गई है, कविता के भाव के साथ सौंदर्य बोध का वर्णन करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और एक यहाँ पर बताया गया है, ये सजाती है और संवारती है, मतलब ये जो है सौंदर्य को, वर्णन को एक रूप देती है। कविता जो है प्रकृति के बारे में अपने साधारण भाषा में, अपनी जो बोलचाल की भाषा में बोलना अलग है,
तो सुंदर शब्दों को लेकर एक कविता के रूप में बताना अलग है, और उसमें शब्दों को एक क्रम में लगाना, मतलब बोलने का जो ढंग होना, उसकी उच्चारण होना अलग अलग होता है। पद्य में क्या होता है, एक गेय का रूप होता है ना, वो गेय अपने मन सुनना चाहते हैं। मैं इस तरह से अगर बोलते गए तो कुछ देर के बाद, ये 40 घंटे के बाद आप लोगों में ऐसे विचार आने लगता है, बस कर दीजिए सर प्लीज सर, इस तरह की विचार आपके मन में आने लगता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कविता जो होती है वो गेय के रूप में होता है, ज़्यादातर वो गेय के रूप में ही होता है, उसमें नाद होता है, तो वो सुनने लायक होता है। गेय को एक गाने के रूप में बनाने के लिए उसमें नादों की मतलब होता है एक रूप की धारण देते हुए लिखना पड़ता है। ये कविता के अंतर्गत ही हमें देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता नाद ध्वनि के साथ गेय योग्य है, हम गा सकते हैं, गा के उसका मतलब प्रकृति का जो सुंदर वर्णन कर सकते हैं। अब इस पाठ का मुख्य वही है कवि परिचय। कवि परिचय है। कवि कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। तो इनके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीख रहे हैं। पाठ में जो दिया गया है अपने बरसते बादल पाठ में पहले उसे समझा देता हूँ, इसके अतिरिक्त भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में क्या दिया गया है। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में, 1900 मतलब होता है 1900 में इनका जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ वो भी बता दिया यहाँ पर। 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है। कहाँ हुआ इनका जन्म जो है? 1900 में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। प्रांत भी दी गई है यहाँ पर। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य लेखन के लिए इन्हें 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इन्हें दी गई है। कौन कौन से पुरस्कार दी गई है इन्हें? साहित्य अकादमी, अंग्रेजी में एकेडमी जो कहते हैं, अकादमी दी गई है। और दूसरा जो है सोवियत रूस, दूसरा क्या दी गई है? सोवियत रूस। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्या क्या है देखो, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं, पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दी गई है। और अगर जानना चाहते हैं तो इस तरह से है, एक एक जो रचना यहाँ पर दी गई है वो एक एक साल में उन्होंने लिखा था, ये मुझे पता है। देखेंगे हम यहाँ पर जो दी गई है 10वीं कक्षा के अंतर्गत, पहला उसे सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा मैं अतिरिक्त जो बताया था ना वो ईयर्स भी दे दूँगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया, बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पहला 3 पुरस्कार जो मैंने बता दिया था आप लोगों को, एक क्या है साहित्य अकादमी एक बताया था, दूसरा क्या बताया था सोवियत रूस, तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा काव्य के लिए मिला था। ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा। सम्मानित किया गया है। इनका देहांत सन
1977 में इनका देहांत हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 77 है। तो परीक्षा में अगर पूछा तो आराम से हम लिख सकते हैं कि ये आसानी से याद रहने वाली बात है। मृत्यु, यहाँ पर वो बता दिया गया है। मैं एक बार लिख देता हूँ, लिखने के बाद आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स दिया गया इसके अंतर्गत। कवि सुनीतानंद पंत जी के बारे में परीक्षा में ज़रूर पूछने वाली बात है, क्योंकि ये जो है कवि हैं प्रकृति के बेजोड़ कवि है। इनके बाद जो आएगा तो हर पाठ के जो कवि कवियत्री जो भी हो तो परीक्षा में 4 अंक में एक के बारे में तो ज़रूर पूछने वाले हैं उन लोग। तो परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिखा देगा 4 अंक में, तो ज़रूर वहाँ पर 4 अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हर कवि के बारे में जानने का प्रयास करना पड़ेगा और परीक्षा में लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या मिलेगा अपने को, 4 मार्क, मतलब होता है 4 अंक हमें ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके लिए कवि परिचय जानना जरूरी है। प्रकृति के बेजोड़, मतलब देखिए यहाँ पर अगर देखा गया तो उपसर्ग है बे, जोड़ मतलब होता है किससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरे अन्य कवि भी हैं मगर ये इनका मतलब लिखने के जो ढंग हो, मतलब पद का निर्माण जो है अलग होता है, सबसे अलग होता है। ये सबसे अलग है, बहुत बढ़िया लिखता है, यूनिक जो कहते हैं। कवि माने जाने वाले पंत जी का जो जन्म है सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य, लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी यानी अकादमी, नेक्स्ट सोवियत रूस, सोवियत रूस, और तीसरा कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है बेटा, वीणा, ग्रंथि,
पल्लव गुंजन युगांत ग्राम्या स्वर्ण किरण खला और बुढ़ा चांद बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन या मृत्यु जो भी हो में हुआ। जो मैंने लिखा वो सही था, फिर भी यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से लिखने के लिए आप लोगों को थोड़ा याद जो शब्द है, अगर स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए तो याद रहने के लिए मैंने इस तरह से ये लिख रहा हूँ। चलिए बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जो आज सीखने वाले हैं 4 अंक इससे मिल जाएगा आप लोगों को, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा है। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले कवि जो है श्री सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, खला और बुढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। किनका है ये? कवि सुमित्रानंद पंत जी का है। तो परीक्षा में किसके बारे में पूछा है? कवि सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो है इसमें से 4 या 5 वाक्यों को लेकर अगर लिखे तो बराबर आप लोगों को 4 अंक मिल जाएगा। कैसे वाक्य का निर्माण करना है? देखिए, प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रकृति के बेजोड़ कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी है, सिंपल है, एक वाक्य। इनका जन्म, या यहाँ पर पंत जी का जन्म डायरेक्ट, नहीं तो थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वाक्य में, इस वाक्य के अंतर्गत आ चुका है। प्रकृति के बेजोड़ कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, खला और बुढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि है। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। ये आप लोग आराम से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं इस कवि परिचय से।
चलिए बच्चों, इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और अगले वीडियो में हम विषय प्रवेश और पाठ के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।